हाय, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे करंट अफेयर सीरीज चला रहा हूं मैं, और इसमें एग्जाम फोकस्ड जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। जिस तरह का टॉपिक होता है उस तरह से उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर कोई फैक्चुअल टॉपिक है तो उसके ऊपर सिर्फ सवाल डिस्कस करके निकल जाते हैं। अगर कोई एनालिसिस वाला टॉपिक है तो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन की जाती है। इस सेशन में न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ऑफिशियल वेबसाइट्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको स्टडी करने के बाद इस सेशन को बनाया जाता है। एरर की संभावना बिल्कुल कम है। जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे उस पर भरोसा कर सकते हैं। एरर फ्री होता है क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है इस सेशन को बनाने के लिए। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई न्यूज़ आप पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है और कैसे उसको छोड़ना होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ नीचे नहीं देखना है, प्लीज मत देखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री। आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला कैंपस स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल कैंपस, किसी दूसरे कंट्री में। वो कौन सा कंट्री है ये न्यूज में आया था। इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशंस थे, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ कंट्री इंपॉर्टेंट है, वहां के रूलर, क्राउन किसने इसको लॉन्च किया है, किसने उद्घाटन किया है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। किस दिन शुरू हुआ था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पढ़ाए जाएंगे, ये सब डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बस है कि इसे अबू धाबी में स्टार्ट किया गया था। वहां के क्राउन प्रिंस का नाम है ये। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस स्टार्ट किया था। दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर कोई टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक का टॉपिक आता है तो वहां पे काफी बार हम या तो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो डर जाते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट है। अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो काफी पैशनेट हो जाते हैं और उसको फिर पढ़ने लग जाते हैं बहुत डिटेल में। इन दोनों को बैलेंस बनाकर रखना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह का टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर टूल्स को डेवलप किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब अडॉप्ट करने का सोचा तो उन्होंने पहले उसको टेस्ट करना सही समझा, कितना रिलायबल है ये, कितना यूज किया जा सकता है इसको। क्योंकि आप जानते होंगे जब बिटकॉइन आया था तो काफी वोलेटाइल था, वो बहुत क्रैश करता था, उसका प्राइस कभी बहुत तेज हो ऊंचा हाई जाता था, कभी बहुत लो जाता था। तो कितना ट्रस्ट वर्दी है इसको टेस्ट करना भी जरूरी है। तो ये विश्वास से नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में माइटी बोलते हैं इसको, इनके द्वारा। और ये ब्लॉकचेन एज अ सर्विस कितना रिलायबल है उसको टेस्ट करने के लिए कंपनीज को, स्टार्टअप्स को और यूनिवर्सिटीज को दिया गया। उनके लिए ये बनाया गया एनबीए फ्लाई, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क 2021 का फ्रेमवर्क है। इसमें ये सिस्टम डिजाइन करने के लिए कहा है कि कितना ट्रस्ट किया जा सकता है इस टेक्निकल सर्विस को, डिजिटल सर्विस को। तो स्टार्टअप्स और एकेडमिया को, यानी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को, इसको ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए उस पर आप अपना टूल बनाइए और फिर टेस्ट कीजिए कितना रिलायबल है। इसके लिए एनबीए फ्लाइट को लॉन्च किया गया था। और प्रमाणिक नाम से एक टूल है, ब्लॉकचेन टूल है, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना हुआ है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस के ऑथेंटिकेशन को टेस्ट करता है। कल जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ताकि जो उसके बैड इफेक्ट्स हैं उसको काउंटर किया जाए। और इसी के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते वक्त ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। एक कन्वेंशन साइन किया गया है। ये सवाल यही पूछ रहा है कि ये कन्वेंशन, काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, इस कन्वेंशन का नाम है ये किन कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया है? इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों मेजर इकोनॉमीज, इन तीनों ने साइन किया है इस कन्वेंशन को। आगे भी अदर कंट्रीज इसको रेटिफाई करेंगे, अडॉप्ट करेंगे आने वाले समय में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बता दूं, जो इन्फॉर्मेशन, मेरा पर्पस आपको कंफ्यूज करना या
ओवरबर्डन करना नहीं है। जो इंफॉर्मेशन जिस तरह से ज़्यादा आसानी से समझ में आए, उसको उसी हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसमें आपको समझाया जाएगा। जैसे ये टॉपिक सवाल के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है, आसान तरीके से आप इसको याद कर पाते हैं। लेकिन अब ये टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हैं, इसको अगर सवाल बनाने लगूँ तो 2-3 सवाल हो जाएंगे, उससे अच्छा है एक जगह पे सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जैसा कि पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाराणसी को लैब मित्र के लिए अवार्ड दिया गया था, और नागालैंड के वोखा साथी को, वोखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो साथी व्हाट्सएप चैटबॉट था, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी अवार्ड दिया गया है फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। जो आंगनवाड़ीज होते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी को यूज करके और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके बच्चों का टेस्ट किया जाता है, उसका डाटा मेंटेन किया जाता है कि अगर किसी के पास न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी होती है, कोई बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो रियल टाइम में उसका मॉनिटरिंग होता है और फिर उसको एड्रेस किया जाता है। ये 6 साल के बच्चों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चार्ट जारी किया था, उसी के बेसिस पे ये टेस्ट होते हैं और इसका मॉनिटरिंग किया जाता है। 22nd edition of India France bilateral exercise वरुण was concluded in 22वां एडिशन किया गया है। ये पहले 2001 में शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है। ये कहां पे हुआ है? बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, अटलांटिक ओशियन या फिर मेडिटेरेनियन सी? सीधा जवाब मेडिटेरेनियन सी में हुआ है ये। यहाँ पे बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं है, बायलेटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर इसे सवाल आएगा तो सिंपल सवाल आएगा कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कौन सा एडिशन था ये, ठीक है। या फिर एक्सरसाइज का नाम आएगा तो वरुण एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है ये। इन 2022 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड 6 मंथ रेजिमेंट्स। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप जानते ही होंगे कि बहुत सरदर्द बना है गवर्नमेंट्स के लिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, इसमें गोल नंबर 3 ये हेल्थ और वेलनेस की बात कहता है। इसमें 3.3 एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की बात कहता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 2022 में दवाई का ये रेजिमेंट बनाया, इस तरह से अगर डोजेज लिए जाएं 6 महीने तक तो बीमारी ठीक की जा सकती है। जैसा कि आपको पता होगा, ट्यूबरकुलोसिस का जो कोर्स होता है दवा का वो काफी लंबा चलता है, और इसी वजह से पेशेंट्स कभी कभी उसको दवाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे रीजन से, या कभी पैसों की कमी हो जाती है या दवा अवेलेबल नहीं होता है। तो इन सब कारणों से रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो दवाई है वो असर नहीं करती है। रिफेम्पिसिन नाम से एक दवा है, रिफेम्पिसिन। आप इन नाम दवाइयों का नाम, जैसे ये रिफेम्पिसिन हुआ, ये बेडाक्विलिन हुआ, प्रेटोमैनिड हुआ, या फिर लिनाजोलिड हुआ, ये दवाइयों का नाम आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में, जनरल एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि ये पूछ लिए जाएंगे। तो जब ये दवाइयों को कंटिन्यू नहीं करते हैं या फिर इंफीरियर क्वालिटी का दवा हो, क्वालिटी का दवाई का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो, तो फिर वो रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाता है बॉडी में। तो इसलिए ये दवाइयां बनाई गई हैं और इसका डोज 6 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि दवाई से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दी है, अब इसको स्टार्ट किया जाएगा हमारे देश में भी। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत इस डिसीजन को लिया गया है और इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 ओडिशा में चांदीपुर है, वहां पे अग्नि 4 का टेस्ट किया गया है। आइए मैं आपको पहले वहां दिखा देता हूं अग्नि 4 जहां टेस्ट किया गया था। ये चांदीपुर का आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, डीआरडीओ का जहां पे सेंटर है, यहां से लॉन्च किया जाता है। चांदीपुर बीच आप देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है। एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहता था, ये कॉक्स बाजार आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बीच है, नेचुरल बीच है, ये बांग्लादेश में है ये। तो चांदीपुर हमने देखा, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है, इस मिसाइल को, अग्नि 4 को। इसकी खासियत क्या है?
4000 किलोमीटर्स इसका रेंज है। पहले आप इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहले इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब कि बीच का, यानी इससे शॉर्ट भी होगा, मतलब इससे कम वाला भी होगा और इससे ज्यादा भी होगा, तो उसको कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और ये है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज का जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, इसका रेंज 1000 से 5500 किलोमीटर का रेंज होता है। तो ऑब्वियस है, शॉर्ट टर्म रेंज जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उसका 1000 किलोमीटर से कम होगा रेंज, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसका रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होगा। ये जो मिसाइल लॉन्च किया गया है, ये 4000 किलोमीटर इसका रेंज है। मिसाइल की लंबाई 20 मीटर्स है। इसका पेलोड 1000 केजी का है। अब आगे बढ़ते हैं। अग्नि 4 मिसाइल है, कैरीड आउट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर। आईटीआर चांदीपुर जो मैंने अभी आपको दिखाया, वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज का मतलब क्या हुआ? वहां पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार सिस्टम, टेलीमेट्री सिस्टम, सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम, ये सभी चीजें अवेलेबल हैं वहां पे। इंटीग्रेटेड वे में डाटा कलेक्शन होता है। ऑप्टिकल, जैसा आप मूवीज में आपने देखा होगा कि मिसाइल अगर किसी टेरिटरी में लैंड करता है या फिर एंटर करता है जैसे ही, तो वो स्क्रीन पे दिख जाता है कि हाँ टेरिटरी में ये घुस गया है। ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ये लॉन्ग रेंजेस को कवर करता है, कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ये सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ये ट्रांसमिशन होता है इसका। फिर रडार सिस्टम है, रडार लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। टेलीमेट्री सिस्टम है, ये भी रडार सिस्टम जो है वो रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसमिशन होता है उसका। टेलीमेट्री सिस्टम है, ये रेडियो वेव से भी होता है और सैटेलाइट के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है इसका इंफॉर्मेशन का। टेलीमेट्री में लोकेशन भी बताया जाता है और साथ में मशीन, जो रॉकेट या जो भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट जा रहा है उसका क्या कंडीशन है इंजन का। जैसे आप कभी देखते होंगे कि एक्सीडेंट होने वाला होता है मूवीज में और बताते हैं कि अब टेम्परेचर हाई हो रहा है इंजन का टेम्परेचर हाई होना, या फिर किस एल्टीट्यूड पे है, कितना प्रेशर बन रहा है, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो टेलीमेट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड की जाती हैं। और फिर ये सब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है, जहां से फिर एक जो भी डिसाइड किया जाता है, जो जरूरी होता है डिसीजन लेना, वो किया जाता है इसके थ्रू। Indian Navy is set to induct high explosive preformed fragmentation shells to combat drone swarms। जो ड्रोन अटैक होता है उसके लिए इंडियन नेवी ने HEPF शेल इंडक्ट किया है नेवी में। अब ये इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐसे प्रेजेंट किया जाए, बोलूं कि याद कर लो, तो ये गलत होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन को याद नहीं करना है। ये बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन है और हमें जनरल स्टडीज के लिए प्रिपरेशन करना है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन जब भी आए, जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस यही डेमोन्स्ट्रेट करना था, इसलिए इसको इंक्लूड किया था मैंने इस सेशन में। तो ड्रोन से आर्म्स एंड एम्यूनेशन, अब कौन सा बंदूक है, उसका कितना रेंज है, कितने बॉम्ब्स यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन से वैरायटी के हैं, उनका क्या रेंज है। वैसे इसका रेंज 5 किलोमीटर का है। 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी ड्रोन आएगा तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। फर्स्ट एवर इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव 2024, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ट्रेड रूट बनाने के लिए, ताकि और भी अल्टरनेटिव, जैसे आप जानते होंगे कि हमास का अटैक हो गया था ट्रेड रूट पे। हमास का फुल फॉर्म भी हरकत अल उकबामा अल इस्लामिया है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, आप ध्यान रखेंगे इसको। हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। इनके द्वारा जो अटैक्स किए जाते हैं, तो अल्टरनेटिव ट्रेड रूट होना जरूरी है, क्योंकि जिस बार अटैक हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड का के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। उसको काउंटर करने के लिए ये डिसीजंस लिए गए हैं। तो इंडिया में, न्यू दिल्ली में, ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव। ये इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए ये ट्रेड रूट है, और उसी के ऊपर ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
एनपीएस वात्सल्य नेशनल पेंशन सिस्टम जो है ये बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें अगले जनरेशन के बच्चों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, इसलिए इस पेंशन स्कीम को तैयार किया गया है। और इसमें 18 साल से पहले तक पेरेंट्स इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। उस पैसे को वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, यूज करेगा, वो उसके ऊपर है। इसका दो फायदा है। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, पॉपुलेशन का जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियली अवेयर होंगे वो। और दूसरा फायदा ये है कि जो कंपाउंडिंग होगा, पैसा जो अभी से जमा हो रहा है, तो 18 साल के बाद वो जैसे कंपाउंड होकर पूरा होगा, तो वो भी वेल्थ जो क्रिएट होगा उस बीच में, ये 18 साल में, ये एक बड़ा एडवांटेज होने वाला है बच्चों के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल पे और भी ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी करंट इवेंट्स होंगे उनके ऊपर आप करंट अफेयर्स यहाँ पे देख सकें। धन्यवाद।